अस्सलामुअलैकुम डियर क्लास 8 स्टूडेंट्स। प्यारे बच्चों, आज हम हिस्ट्री का लेसन नंबर 3 रूलिंग द कंट्री साइड पढ़ने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, पिछले लेसन में हमने पढ़ा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो आइडियोलॉजी है, जो सोच है, उसमें कैसे बदलाव देखने को हमें मिला, चेंज देखने को मिला। क्योंकि जो इनका इनिशियल पर्पस था, इनिशियल मकसद था इंडिया आने का, वो था सिर्फ ट्रेड करना। लेकिन बाद में ये पॉलिटिक्स में एंटर करते हैं और इनकी डिज़ायर बढ़ जाती है इंडिया को हासिल करने की। इंडिया की जितनी भी टेरिटरीज़ हैं उन पर रूल करने की इनकी चाहत बढ़ जाती है। पिछले लेसन में हमने कुछ ब्रिटिश पॉलिसीज़ को डिस्क्राइब किया, उनको डिस्कस किया, जिसके ज़रिए से ब्रिटिश पॉलिसीज़ को लाने के बाद ब्रिटिश ने क्या किया, इनेक्स किया, इन्हें डिवाइड किया इंडियन टेरिटरीज़ को, और इंडिया को कंट्रोल करने की कोशिश की। ये पॉलिसी जो उन्होंने लाई, ये थी सब्सिडरी अलायंस की, ये थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की पॉलिसी, जिसके ज़रिए से इन्होंने इंडिया को हासिल करने की कोशिश की। इस लेसन में हम कुछ इवेंट्स को पढ़ेंगे, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़ देखेंगे, कुछ स्कीम्स देखेंगे, पढ़ेंगे जो इंट्रोड्यूस की ब्रिटिशर्स ने रूल करने के लिए कंट्री साइड को, यानी कि विलेज जो हैं, गांव जो हैं इंडिया में, उन पर रूल करने के लिए ब्रिटिशर्स ने कौन कौन सी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी लाई, कौन कौन सी स्कीमें अपनाई। इसके लिए हमें वापस जाना होगा मुगल रूल में, जो 18th सेंचुरी का मुगल रूल है, वहाँ पर हमने जाना होगा। 12 अगस्त 1765 मुगल एम्परर अपॉइंट करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी को एज दीवान ऑफ बंगाल। ये तो हमने पिछले लेसन में भी देखा। 12 अगस्त 1765, 12 अगस्त 1765 को मुगल एम्परर यानी मुगल बादशाह, मुगल किंग ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवान बनाते हैं बंगाल का। यानी कि दीवान का मतलब था, दीवानी मिलने का मतलब था कि अब बंगाल में टैक्स लगाने का काम, टैक्स की रेट क्या होगी, ये वाला काम, और टैक्स कैसे कलेक्ट किया जाएगा, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की थी। अब दीवान बनने के बाद कंपनी चीफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर बन गई थी। यानी फाइनेंस का जितना भी काम था वो अब डायरेक्टली कंपनी को मिल चुका था, और जितनी भी टेरिटरीज अभी तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने हासिल की थी, इनके कंट्रोल में थी, उनमें टैक्स लगाने का काम, टैक्स कलेक्ट करने का काम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का था। मुगल किंग्स का काम अब यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। कंपनी चाहती थी कंट्री साइड को, यानी विलेज को कॉलोनाइज करना। ये चाहती थी कि अब हमारा रूल विलेज की तरफ भी बढ़ना चाहिए, और इन्होंने ऑर्गेनाइज करना शुरू कर दिया रेवेन्यू रिसोर्स को। ठीक है, इन्होंने बोला कि हम रीडिफाइन करेंगे फिर से, जो राइट्स जो हैं पीपल के, उनको रीडिफाइन करेंगे हम फिर से, जो उनके राइट्स हैं हम उनको फिर से थोड़ा बदलाव उनमें लाएंगे, और जो फसलें हम चाहते हैं प्रोड्यूस करवाना, वही फसलें इन विलेजर्स को प्रोड्यूस करनी होगी, यानी उगानी होगी। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। रेवेन्यू फॉर द कंपनी। रेवेन्यू हो गया मनी, पैसा। कंपनी के लिए पैसा कहाँ से आने वाला था, ये हम देखते हैं। जो कंपनी थी, इनको दीवानी राइट्स मिले, यानी टैक्स लगाने का राइट मिला, टैक्स कलेक्ट करने का राइट मिला, और इस तरह से ये आप कोशिश करने लगे, इनने शुरुआत की ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्ट करना, बहुत सारे मेजर्स अपना के, बहुत सारी पॉलिसीज़ अपना के उन्होंने कोशिश की ज़्यादा से ज़्यादा मनी, ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू कंपनी को मिले। लेकिन फिर भी कंपनी को ये लग रहा था कि हम एक ट्रेडर हैं, अभी भी इनको यही लग रहा था कि हम अभी तक रूलर नहीं बन पाए हैं। 1865 से पहले कंपनी
जो चीज़ें हिंदुस्तान में खरीदती थी, इसके लिए ये इंपोर्ट करवाते थे, यानी ब्रिटेन से लाते थे गोल्ड, सोना एंड सिल्वर और चांदी ब्रिटेन से लाया जाता था। फिर ये यहाँ पर ये चीज़ें यहाँ पर खरीद पाते थे इंडिया की। लेकिन अब जो रेवेन्यू, जो पैसा ये कलेक्ट कर रहे थे बंगाल में जो ये पैसा कलेक्ट कर रहे थे, अब इसी का इस्तेमाल ये करना चाहते थे गुड्स को परचेज करने में, और इनको फिर ये एक्सपोर्ट कर देते कहाँ पर? ब्रिटेन, यानी वापस इंग्लैंड। अब ये नहीं चाहते थे गोल्ड और सिल्वर को लाना, कहाँ से? ब्रिटेन से, इंग्लैंड से। अब ये चाहते थे कि जो पैसा रेवेन्यू हमें यहाँ मिल रहा है, बंगाल से मिल रहा है, वही हम खर्च करेंगे और यहाँ से चीज़ें खरीदेंगे और उनको फिर एक्सपोर्ट करके ब्रिटेन वापस भेज देंगे। इस तरह से बंगाल इकोनॉमी को जो है बहुत ज़्यादा डीप क्राइसिस का सामना होने वाला था आगे चल के। पीजेंट्स यानी किसान एंड क्राफ्ट्समैन, और जो हाथों से काम करने वाले कारीगर थे, इनको भी लग रहा था कि जो ये चीज़ें बना रहे हैं, इनकी पूरी असली कीमत जो है उनको नहीं मिल रही, पूरी कीमत नहीं मिल रही। इनको अपनी मेहनत का जो मिलना चाहिए कीमत, वो इनको नहीं मिल रही है अपनी चीज़ें बेचने के बाद। इनकी हालत भी ख़राब थी। 1770 में एक बहुत ही ज़बरदस्त ख़तरनाक कहत पड़ जाता है, फेमाइन आ जाता है, भूखमरी जो है वो शुरू हो जाती है बंगाल में, जिससे 10 मिलियन पीपल, 10 मिलियन लोगों की मौत हो जाती है। ठीक, लेकिन इनकी तरफ कोई भी अटेंशन, कोई भी तवज्जो देने वाला नहीं होता है। जो भी इनकी प्लाइट होती है, यानी कि जो हालत ख़राब हुई होती है लोगों की बंगाल में, इन बेचारों के साथ किसी को हमदर्दी नहीं होती, क्योंकि ब्रिटिश का मकसद ये नहीं था कि हम जो है, ब्रिटिश जो है वो पीजेंट्स का ख्याल रखेगी। उनका काम था सिर्फ और सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू कमाना, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना, और इस तरह से इन्होंने कोई भी अटेंशन नहीं दिया, कोई भी फिक्र नहीं की पीजेंट्स की, क्योंकि इनका मेन मकसद था, मेन टास्क था ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बनाना, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना ट्रेड से, ट्रेड करके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं हम आगे। द नीड टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर, ये है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, द नीड टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सोचा हमें एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, हमें यहाँ के जो इंडिया का जो एग्रीकल्चर है इसको बेहतर करने की ज़रूरत है। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, कंपनी ने एग्रीकल्चर को बेहतर करने के लिए, बेहतर बनाने के लिए इंट्रोड्यूस किया परमानेंट सेटलमेंट। 1793 में एक तरह का एक एक्ट मान लीजिए, कानून मान लीजिए, इन्होंने लाया, परमानेंट सेटलमेंट एक्ट लाया गया 1793 में। कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस यहाँ के उस वक्त गवर्नर थे, इन्होंने ये परमानेंट सेटलमेंट एक्ट 1793 में बनवाया। और परमानेंट सेटलमेंट एक्ट के अंडर, इस परमानेंट सेटलमेंट एक्ट के हिसाब से रेवेन्यू जो है वो फिक्स किया जाना था एक ही बार के लिए, जो टैक्स लगाया जाना था वो एक ही बार लगाया जाता। और ये भी ब्रिटिश ने कहा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, कि हम इस टैक्स को आगे फ्यूचर में नहीं बढ़ाएंगे। इस परमानेंट सेटलमेंट एक्ट का के हिसाब से ये टैक्स एक बार लगा सकते थे, लेकिन इसको आगे फ्यूचर में नहीं बढ़ाया जा सकता था। परमानेंट सेटलमेंट एक्ट जो था, इसके अंडर किसको राइट दिया गया रेवेन्यू कलेक्ट करने का, टैक्स कलेक्ट करने का। रेवेन्यू कलेक्ट करने का की जिम्मेदारी जो है वो जिम्मेदार को दी गई, और उनको रिकग्नाइज किया गया कि ये कलेक्टर्स हैं रेवेन्यू के, कलेक्टर्स ऑफ रेवेन्यू, यानी रेवेन्यू कलेक्ट करने वाले हैं। और ये भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने एज्यूम किया कि क्रॉप प्रोडक्शन को इम्प्रूव करने के लिए और ज़मीन की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए, फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए, जरखेज़ी बढ़ाने के लिए ज़मीन की इन्वेस्ट करेंगे मनी, पैसा इन्वेस्ट करेंगे, कौन? ज़मींदार। ठीक है, लेकिन ज़मींदार ने ऐसा नहीं किया, इन्होंने इस तरह बिल्कुल अटेंशन नहीं दिया, तवज्जो नहीं दी कंडीशन जो है लैंड की, इसको बेहतर करने की इन्होंने इस तरफ कोई तवज्जो नहीं दी। ज़मीन की कंडीशन जो थी, फर्टिलिटी जो थी, ये दिन ब दिन कम हो रही थी, ज़मींदार ने इसकी तरफ बिल्कुल भी अटेंशन नहीं दिया। इन्होंने जो है
कोशिश की इन ज़िम्मेदारों ने कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जो है वसूल किया जाए, कलेक्शन के वक्त ज़्यादा से ज़्यादा पैसा वसूल किया जाए फार्मर्स से, किसानों से, पीजेंट से। इसके अलावा राजाज और तालुकदार जो थे, इनको भी रिकग्नाइज किया गया कि ये जिम्मेदार हैं, यानी राजाज और तालुकदार जो हैं ये भी रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते हैं, टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं। तो इनकी भी लालच बढ़ गई, ग्रीड बढ़ गई राजाज और तालुकदार की, ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू हासिल करने की, और इन्होंने ब्लाइंडली बिना देखे एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया लैंड रिसोर्स को। ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन का इस्तेमाल इन्होंने करवाया किसानों से, लेकिन ज़मीन की जो क्वालिटी है, फर्टिलिटी है, वो दिन ब दिन घट रही थी। इससे क्या प्रॉब्लम हुई, इससे क्या मुश्किलात आई, वो हम देखते हैं। द प्रॉब्लम, ये है हमारा नेक्स्ट टॉपिक। बहुत सारी जिम्मेदारी जो हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से ऑक्शंस में, यानी नीलामियाँ जो होती हैं, यहाँ पर बेच दी गई नीलामियों के ज़रिए से। बहुत सारे ज़िम्मेदारों की जिम्मेदारियाँ जो थी, जिम्मेदारी जो थी उनको बेच दिया गया। दे वर सोल्ड ऑफ ऑक्शंस के ज़रिए, नीलामियों के ज़रिए, जो कंपनी ऑर्गेनाइज करती थी। क्योंकि परमानेंट सेटलमेंट एक्ट के हिसाब से जो भी जिम्मेदार जो था फेल हो जाता था रेवेन्यू पे करने में, टैक्स पे करने में, उसकी जिम्मेदारी छीन ली जाती थी। और जो जिम्मेदार थे वो भी इंटरेस्टेड नहीं थे ज़मीन की क्वालिटी को बढ़ाने में, इम्प्रूव करने में, इसमें इनका कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। और जिसकी वजह से दिन ब दिन जो प्रोडक्शन थी, जो फसल की प्रोडक्शन थी, वो घट रही थी, वो कम हो रही थी। लेकिन क्रॉप की एक्सपेंशन बढ़ रही थी, ज़्यादा से ज़्यादा फसलें उगाई जा रही थी। ठीक, प्राइसेस जो है क्रॉप्स की वो लगातार घट रही थी। 19th सेंचुरी में, 19वीं सदी में जो इनकम थी इस तरह से ब्रिटिशर्स की, वो बढ़ने के बजाय घट रही थी, वो इंक्रीज़ नहीं हो रही थी, क्योंकि फसल की कीमत घट रही थी, क्रॉप एक्सपेंशन बढ़ रहा था, क्रॉप ज़्यादा से ज़्यादा फसलें उगाई जा रही थी, लेकिन ज़मीन की क्वालिटी ऐसी नहीं थी कि कीमत अच्छी मिले, जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था। ये कंसर्न था ब्रिटिशर्स के लिए, इससे बहुत ज़्यादा परेशान ब्रिटिशर्स हो गए। लेस रेवेन्यू कलेक्शन की वजह से, ज़्यादा पैसा ना मिलने की वजह से, रेवेन्यू कलेक्शन कम होने की वजह से ब्रिटिश ने कोशिश की कि कुछ और नए मेथड जो हैं इस्तेमाल किए जाएं, जिससे कि रेवेन्यू जनरेशन बढ़े, टैक्स कलेक्शन बढ़े। तो ये दो जो इन्होंने नए मेथड्स लाए वो थे माहलवारी सिस्टम एंड रोयतवारी सिस्टम। ये हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे और इनको आगे हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।